Okay, the recording has begun now, and now I can start. Notepad. Okay, so tea distribution has its own story actually. It has a, if you could, uh, the actual name for tea distribution is students tea distribution. Okay, it's called student tea distribution. So that's it. The name itself has a story behind it. Uh, there used to be this scientist known by the name of William Gosset. Uh, he basically was a head experimental brewer at the Guinness Brewing Company back in 1900s. Okay, so his role was basically to experiment brew and gradually improve a consistent and economical barrel of Guinness stack. Okay, this required him to work with small samples. ठीक है, तो उसको small samples के साथ काम करना पड़ता था और अभी तक की जो मैथमेटिक्स थी वो लार्ज सैंपल ही रिक्वायर्ड रखती थी। राइट, आप लोगों की कंडीशन भी बताई गई थी कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है तो एन 30 मिनिमम 30 होना चाहिए और 30 से ज़्यादा जितना हो सके उतना होना चाहिए। इसकी बात की थी हमने लास्ट लास्ट क्लासेस में, कंडीशंस फॉर CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। But when he was working, he had really small samples. Therefore, much of the development of tea distribution, जो कि क्योंकि स्मॉल सैंपल था, तो इन्होंने अपना नया डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जिसका नाम था, इन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन रखा। ठीक है, तो ज़्यादातर टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक इस बियर को, ये जो बियर है उसका टेस्ट उसका बेटर बनाने के चक्कर में ही इन्होंने मतलब बनाया था। इसी की कोशिश में इन्होंने बनाया था कि हाउ टू मेक दिस बियर टेस्ट बेटर। ठीक है, एंड दैट टू कंसिस्टेंटली। So he did his own research for a few years, and then he published a paper, right? And the paper that he published was not on his name because the Guinness company, was worried about the trade secret getting leaked. Okay, तो वो नहीं चाहती थी कि अगर गॉसेट का नाम एसोसिएट हो जाता है पेपर के साथ तो उनका भी ट्रेड सीक्रेट रिवील हो जाता है कि क्यों उनका बियर जो है वो ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो उन्होंने बोला था कि आप अपने पेपर तो पब्लिश कर सकते हो मिस्टर विलियम गॉसेट, बट आपको आप अपना नाम यूज नहीं कर सकते उस पेपर में, यू विल हैव टू यूज सम काइंड ऑफ अ सूडोनेम। सो ही चोज द नेम स्टूडेंट फॉर हिमसेल्फ, and the paper that he published had the researcher's name as a student, and hence the name became famous as the students tea distribution instead of Gossett tea distribution. Okay, so that's a good story behind it. And now let's move to the tea distribution. Okay, the tea distribution is useful for describing the distribution of the sample mean when the population standard deviation is unknown. और ज़्यादातर हमने देखा है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन जो होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादातर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो जब हम अभी तक काम कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो हम क्या करते थे कि जो जिस सैंपल द सैंपल इन क्वेश्चन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग एज अ बेस्ट एस्टिमेट मान करके काम शुरू कर देते थे, एंड दैट यूज टू वर्क फॉर अस इफ द सैंपल साइज इज लार्ज इनफ, देन देन इट कैन एक्चुअली वर्क। बट टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि क्यों हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला होता है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन का हमें कोई भी आइडिया ना होना। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अननोन फॉर अस। ठीक है, ये हमारे लिए अननोन हो जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन, पहली चीज़ है ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ हमारे पास जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, जब भी हमें स्मॉल सैंपल साइज के साथ काम करना है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन हमें नहीं मालूम है, तो हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर वापस चलते हैं थोड़ा सा और लार्ज सैंपल की बात करते हैं, तो एज लॉन्ग एज our observations are independent and the population distribution is not completely skewed, a large sample से फायदे क्या होते थे हमें, अगर हमारा पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली स्क्यूड नहीं यानी थोड़ा नॉर्मल के आसपास है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था वो हमारा नियरली नॉर्मल होता था।
मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता था सभी सैंपल के लिए वो नॉर्मल हुआ करता था, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एस्टिमेट होता था वो काफी रिलायबल होता था, यानी कि सैंपल का एस डिवाइडेड बाय एन टू द पावर 0.5, ये जो चीज कैलकुलेट करते थे हम लोग, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, ये हमारे लिए काफी रिलायबल हो जाता था। तो स्टैंडर्ड एरर कुड बी यूज, आई मीन स्टैंडर्ड एरर जिसका हम काफी इस्तेमाल करते थे अपना जी स्कोर वगैरह कैलकुलेट करने में या फिर मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए जो हम एसडी का इस्तेमाल करते थे, सैंपल का एसडी इज इक्वल टू पॉपुलेशन एसडी, वो काफी रोबस्ट हुआ करता था। इसके लिए वजह से हमारा सैंपल एरर भी काफी रोबस्ट हुआ करता था और वो चीज हमारे लिए काम कर जाती थी। लेकिन अगर सैंपल साइज उन क्वेश्चंस के लिए भी अगर सैंपल साइज लार्ज इनफ नहीं होता, तो जैसे जैसे सैंपल साइज आप छोटा करते जाएंगे ना, तो जो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके ट्रू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर जाता चला जाएगा। नाउ अगर इसका मतलब यह है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सैंपल साइज अगर आपका छोटा है तो वो थोड़ी दिक्कत कर सकता है, स्पेशली जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नॉर्मल ना हो, सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। तो स्मॉल सैंपल साइज के साथ काम करना काफी, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था जो कि लार्ज सैंपल साइज के साथ काम कर सके और उसके साथ साथ स्मॉल सैंपल साइज के साथ भी काम कर सके। और अनसर्टेनिटी के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर, ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो एस्टिमेशन है, इसका जो सॉल्यूशन मिलता है हमें वो टी डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपने आप में, ठीक है, बेल शेप कर्व होता है, ठीक है, बेल शेप कर्व होता है इसका भी अपने आप, ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। इसका मतलब ये है कि ये भी यूनी मॉडल है, एक बार उसमें अप ग्राफ मूव करता है, उसके बाद मतलब नीचे से ऊपर जाता है एक बार और ऊपर से उसके बाद एक ही बार नीचे आता है, राइट, ठीक है, इट्स यूनी मॉडल। एंड इसके साथ साथ क्या है, वो यूनी मॉडल होने के साथ वो सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, यूनी मॉडल है, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, बेल के कर्व शेप है, यूनी मॉडल है, सिमेट्रिक है, और और लुक्स लाइक अ नॉर्मल ग्राफ, ओके, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल ग्राफ, लेकिन जरा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ जैसा ही लगता है इसका, लेकिन जरा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि पीक ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, peak of T distribution does not go as high as the normal distribution। और मैं आपको भी फिगर्स के थ्रू भी दिखाऊंगा इस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि एक तो इसका पीक इतना हाई नहीं जाता जितना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जाता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीक से नीचे ही रहता है नॉर्मली टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, हालांकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर ही पहुंच सकता है और उसकी कंडीशन भी आगे देखेंगे हम। तो पहली चीज है कि पीक ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट गो एज हाई एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज squished, S-Q-U-I-S-H-E-D, squished in the middle and area is added to the tail, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्क्विश इन द मिडल का मतलब बेसिकली यही हुआ कि वो इट डज नॉट गो एज हाई एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसका पीक उतना हाई नहीं होता। और क्योंकि उसका पीक उतना हाई नहीं जाता, तो जो एक्स्ट्रा एरिया जो हमारे पास ऊपर सेंटर में जो हमारे पास हट गया है, वो हमारे टेल में ऐड हो जाता है दोनों तरफ से, यानी कि टेल में अब हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज्यादा एरिया कवर होता है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस चीज को लेट्स हैव अ लुक एट इट फॉर वंस। I'm going to open any window and we're going to see T distribution. Okay, so you can see this is a T distribution basically, ठीक है। और ये जो आपका सबसे नीचे वाला है जो पर्पल कलर में है, जो टॉप से होके आ रहा है, वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और इसके अलावा ये बीच में जो बाकी कलर है, जैसे ऑरेंज हो गया, थोड़ा सा पर्पल हो गया और ये ब्लूइश हो गया, राइट,
ये तीनों जो है हमारे, ये तीनों के तीनों हमारे हमारे इसमें अगर आप देखोगे तो टेल में ज्यादा एरिया कवर हो रहा है तीनों के अंदर, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पीक हमारा एज उतना हाई नहीं जाता जितने कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। लेकिन एक और चीज जो गौर करने वाली है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगा कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाएंगी, ये वैसे वैसे इसका पीक जो है नॉर्मल पीक की तरफ मूव करता जाएगा। जैसे देखो 1 के लिए सबसे नीचे है, 2 के लिए थोड़ा ऊपर गया, 5 के लिए और ऊपर गया, और जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जाएगा, ये हमारा ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस है, राइट। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व हमारा प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन में टेल में ज्यादा एरिया है, और पीक जो है वो नॉर्मल से कम होता है एज लॉन्ग एज डीएफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट एज हाई। ठीक है, तो अगली चीज जो हम बात कर लेते हैं कि और क्योंकि अब क्योंकि मैंने बोला इस बात को कि टेल जो है हमारा वो थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करता है, और जो हमारा पीक है वो उतना ज्यादा हाई नहीं जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द मीन्स अंडर टी डिस्ट्रीब्यूशन आर मोर लाइकली टू फॉल बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि जो मेरा नॉर्मली जो मेरा मीन वगैरह होता था वो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक जाए चला जाया करता था, वो इससे ज्यादा दूर जा सकता है अभी, क्योंकि उधर भी अब ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि द कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वाइडर। यानी कि अब जो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड होके आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन में वो ज्यादा वाइड होगा, उसके उसका जो रेंज होगा मिन और मैक्स में कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उसकी रेंज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकल के आता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है ज्यादा प्रिकॉशनरी है, ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पुराने ख्यालात वाला, जो कि पुराने लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा रिस्क कम लो, सिक्योरिटी ज्यादा रखो, ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, ये वाइडर इंटरवल बिल्ड करके देगा। ठीक है, और क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वो जो हमारा रिलायबिलिटी ऐड करने की जो बात आती है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड एरर को रिलायबल तरीके से मतलब उसकी कमी को पूरा किया जाए, उसको पूरी करने में जो हमारी थिकर टेल्स हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, जैसे ऑरेंज वाले में देखोगे तो ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, राइट। तो जो थिकर टेल्स हैं वो हेल्प करती हैं इस इशू को मिटिगेट करने में कि हमारे पास जो एस्टिमेट है स्टैंडर्ड एरर का वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एरर है हम मान के चलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो स्टैंडर्ड एरर है हमारा उसका एस्टिमेट उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। हेंस उसको ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, टेल को थोड़ा और ज्यादा एरिया गिवन दे रखा है, जिससे कि हमारा एस्टिमेट और भी ज्यादा रिलायबल हो सके। ठीक है, यानी कि रिलायबल होने का मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी एस्टिमेट किया है पॉपुलेशन के लिए वो ट्रू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज हो सके। ठीक है, और कुछ चीजें बता दो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सेंटर्ड एट जीरो, जैसे कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, सेंटर्ड एट जीरो, ये चीज हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी थी। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 पैरामीटर हुआ करते थे, और वो 2 पैरामीटर कौन से होते थे, कौन बताएगा? ओके, लेट्स सेव द टाइम क्योंकि आंसर कोई नहीं देने वाला है। तो आप 2 तरह के हमारे पास पैरामीटर्स हुआ करते थे जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, एक होता था मीन, दूसरा होता था स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, 1 पैरामीटर, और उस पैरामीटर का नाम अभी लिया था मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें न मीन हमारा पैरामीटर है ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पैरामीटर है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो पैरामीटर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब बात करते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में।
ठीक है। हाउ डू वी यूज, हाउ डू वी use P distribution in statistical inference method. तो जैसा कि आपको मैंने आज क्लास शुरू करने से पहले भी बताया था कि the use of T distribution for inference making can be made using as a method of inference making for single mean or for comparing two independent means, uh, and for comparing two dependent means. ठीक है। तो टी स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जैसे हमने अभी तक हमने जी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया था, तो उसी तरीके से टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, वो भी जैसे पहले था वही अभी भी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा अभी भी। ठीक है। ऑब्जर्व, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, और पॉइंट एस्टिमेट, जो कि हम लेके चलते थे हमेशा। पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू जो हम हाइपोथेसिस में लेते थे, राइट। और इस चीज को हम डिवाइड किससे करते थे, स्टैंडर्ड एरर से। तो फॉर्मूला अभी भी हमारे पास वही है, फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है। ठीक है। टी इज इक्वल टू ऑब्जर्व और पॉइंट एस्टिमेट, मतलब पॉइंट एस्टिमेट ले लो या फिर ऑब्जर्व पॉइंट बोल लो, दोनों में से दोनों बात एक ही है। उसमें से हम नल वैल्यू जो हमने हाइपोथेसिस में एच नॉट को असाइन किया है उसको सबट्रैक्ट करेंगे उसमें से, और स्टैंडर्ड एरर हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें हमारा टी स्टैटिस्टिक मिल जाएगा। ठीक है। तो अब क्योंकि बात टी स्टैटिस्टिक पे पहुंच गई है, तो अब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फरेंस मेकिंग विद टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सिंगल मीन। ठीक है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स आर डन। लेट मी टेल यू कि इन्फरेंस मेकिंग का जो तरीका है वो अभी भी सेम है, एब्सोल्युटली सेम है, जैसा कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर था। माइनर डिफरेंसेस हैं और हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं, स्पेशली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इस चीज़ को हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है। इन्फेरेंस विद टी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा एक एग्जांपल लेने वाले हैं बेसिकली, जो कि जिसके थ्रू हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्जांपल है हमारा, मैं उस चीज़ को टाइप कर देता हूँ जिससे कि आप सभी जो बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। A study was done on the question whether playing a game during the lunch affects fullness, memory for lunch, and results in later intake of snacks। अब होता क्या है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी है, ज्यादातर हम खाना खाते वक्त सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, हम टीवी देख रहे होते हैं, या फिर कोई कोई गेम खेल रहा होता है, कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा होता है, राइट। कोई कुछ लोग फोन कॉल पे भी होते हैं। सो वी ऑल आर बिजी इन, आई मीन इतना बिजी है कि खाना खाते वक्त भी हम कोई न कोई काम कर रहे होते हैं। तो एक स्टडी ने की गई इसके ऊपर ये पता लगाने के लिए कि अगर कोई पर्सन बिजी है, जैसे कोई गेम खेल रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है खाना खाते वक्त, तो उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या उसका पेट जल्दी भर जाता है या फिर उसको और ज़्यादा खाने 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 की ज़रूरत पड़ती है, क्या उसे याद रहता है कि उसने क्या क्या चीज़ें खाई हैं, और क्या उसको बाद में भूख और भी ज़्यादा जल्दी लगती है या नहीं लगती है। इन तीनों सवालों के ऊपर बेसिकली एक रिसर्च किया गया और डेटा कलेक्ट किया गया उसके ऊपर। ठीक है। तो सैंपल ऑफ 44, देखो 44 का सैंपल साइज है हमारा, जो कि काफ़ी स्मॉल है एज कम्पेयर टू ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव डन टिल नाउ। ठीक है। और इसीलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर भी रहे हैं यहाँ पर। 44 स्टूडेंट्स वाज टेकन।
22 men एंड 22 वुमेन, ठीक है। तो एक 44 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया गया, 22 men 22 वुमेन। द सैंपल वाज डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स, सैंपल वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। इनको दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया रैंडमली, ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप, रैंडमली करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस हमारा कवर हो गया, ठीक है। रैंडमली द फर्स्ट ग्रुप वाज आस्क्ड टू प्ले, द फर्स्ट Okay, so the video got stopped by itself for some reason. I have written down the question completely. Okay, the both groups were provided the same amount of lunch and biscuits for after snacks. The study recorded that the amount of biscuits eaten, ठीक है, स्टडी ने रिकॉर्ड किया कि कितने बिस्किट्स खाए गए हैं, विच वाज द आफ्टर स्नैक। ओके, द समरी स्टैटिस्टिक्स जो उन्होंने पाया अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने इसमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो बिस्किट का इंटेक है, ठीक है, ये हमारा बिस्किट का इंटेक का एक्स बार है, यानी कि मीन कि कितना बिस्किट्स खाया गया है अकॉर्डिंग टू द सैंपल्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उनका, और उनका मीन क्या है, ठीक है। तो जो लोग सॉलिटेयर खेल रहे थे उन्होंने 52.1 ग्राम बिस्कुट खाया है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 45.1 ग्राम है बिस्किट्स खाने में, और सैंपल साइज 22 है क्योंकि दो इक्वल साइज में डिवाइड हुए थे। जो विदाउट डिस्ट्रक्शन खा रहे थे उन्होंने खाना खाने के बाद 27.1 ग्राम
स्नैक्स खाए हैं और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 26.4 रहा और उनका भी सैंपल साइज 22 है क्योंकि वो इक्वली डिवाइडेड थे। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली पी वैल्यू फाइंड करनी है विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व और मोर एक्सट्रीम आउटकम गिवन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, राइट। पी वैल्यू का मतलब यही होता है। तो अभी हमें पी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टी टेबल में से वैल्यूज को पता लगाना सीखना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू कि टी टेबल और जो हमारा जी टेबल था ये दोनों अलग अलग हैं और टी टेबल कैलकुलेट करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अभी तक जो हम करते आए हैं। तो लेट मी ओपन द टी टेबल फॉर यू गाइस। तो देयर इज अ टी टेबल और इस टी टेबल के अंदर ओके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी आपको देखोगे वन टेल और टू टेल ये दोनों है इसमें। ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका बता रहा है कि आई मीन ये बता रहा है कि कितना आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके बेसिस पे। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अ, जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे सैंपल साइज के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा सैंपल साइज स्मॉल है तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम होगा। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू सैंपल साइज माइनस वन, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम डी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू सैंपल साइज माइनस वन। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारा सैंपल जो भी जितने भी साइज का हमने सैंपल लिया हुआ है उसमें से वन माइनस कर दें तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। ठीक है। और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर अपना कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है। ओके। तो अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। ठीक है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट क्लियर है, क्वेश्चन वाला पार्ट क्लियर है। तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको हम शॉर्ट में आगे से सी आई रेफर करने वाले हैं। ठीक है। अगर मुझे अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मूला जैसे पहले था वही फॉर्मूला अभी भी आएगा विच वॉज पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस, ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर पहले कैसे कैलकुलेट होता था, जी स्टैटिस्टिक होता होता था उस टाइम पे हमारे पास जी इंटू क्या करते थे हम लोग स्टैंडर्ड एरर किया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास जी नहीं टी स्टैटिस्टिक है तो जी की जगह टी इस्तेमाल होगा और टी कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास एक्स बार प्लस माइनस टी डी एफ विच इज हमारा टी स्टैटिस्टिक जो भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। ठीक है। या फिर टी लिख लो, ऐसे बात वही है, इनटू स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। सॉरी, इनटू स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। तो अब हमारे फॉर्मूले में अगर कोई चेंज आया है तो सिर्फ और सिर्फ ये ही आया है। ठीक है। ये वाला पार्ट में आया है। ठीक है। एक्स बार हमारा पॉइंट एस्टिमेट पहले भी यही था। ठीक है। प्लस माइनस होता है उसमें से मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर में सिर्फ एक हिस्सा चेंज हुआ है, जी की जगह हमारे पास टी स्टैटिस्टिक है। ठीक है। देयर इज नो अदर डिफरेंस। ठीक है। और डी एफ इज एन माइनस वन होगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं एन माइनस वन, सिंपल। ठीक है। तो अगर मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, मेरे पास डी एफ की वैल्यू है। ठीक है। और हाँ मेरे पास एन का साइज मुझे मालूम है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ना कुछ मेरे सैंपल का गिवन होगा मुझे ऑलरेडी। ठीक है। तो अगर मैं कंप्लीटली बात करूं इसको तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बार प्लस माइनस टी स्टार एस डिवाइडेड बाय एन टू द पावर 0.5। जैसे हमारा पहले था वही तरीका अब भी है, स्टैंडर्ड एरर को भी मैंने फर्दर एक्सप्लोर कर दिया है इसके अंदर। ठीक है। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे अगर आई मीन अगर मुझे टी स्कोर का पता लगाना है यूजिंग टी टेबल, ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं मुझे पता लगाने का। सबसे पहला तरीका जो है वो है लोकेट द, जैसे कि अगर अपने क्वेश्चन की बात करूं मैं तो मेरा सैंपल साइज यहाँ पे क्या है 22। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा मेरे क्वेश्चन के लिए 22 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू
21। और लेट्स सपोज मैं 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बात कर रहा हूँ, और ये टू साइडेड टेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 21 वाले कॉलम में रो पे जाऊँगा, और मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा किसको 0.050 विच इज दिस वन फॉर टू टीम, और मैं यहाँ से जाऊँगा 21 पे और आई गॉट द वैल्यू 2.08। ठीक है, मुझे वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 2.08, और ये मेरा क्या बन जाएगा, T statistic, and this is how T statistic is calculated for this particular question। ठीक है, तो जैसे हमारा वहाँ पे 1.96 कैलकुलेट होता था, उससे थोड़ा तरीका इसका अलग है, बट नॉट मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू, आई मीन जैसे कि हमने सीखा है उससे कहीं ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल अपना कैलकुलेट करना है अब उसके बेसिस पे, तो अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे लिख सकता हूँ मैं, CI, सर यस यस, आपने ये 5% के आप 5% ही क्यों चूज करके चले इसमें? 0.0, क्या चीज बच्चे, आपने ऐसे 5% कैलकुलेट चूज किया? करके चल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ। वो इसलिए कि हम नॉर्मली जो सबसे ज्यादा फेमस कॉन्फ्रेंस इंटरवल्स है वो आपको मैंने बताया था कि 95% वाला कॉन्फ्रेंस इंटरवल है। तो अगर टू टेल हुआ तो उसमें उसमें एरर कितना हो जाता है, 5% वाला हो जाता है, राइट। सिग्निफिकेंस लेवल 5% हो जाता है। यस सर। 99 लोगे तो फिर सिग्निफिकेंस लेवल आपका 1% वाला हो जाएगा। तो मैंने बस क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक अल्फा की हम कॉमन सी वैल्यू रख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द टास्क हमारा या फिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे, तो हम जनरल लेके चले हैं 5% वाला। ठीक है, बस इसलिए हमने 5% वाले पे देखा। हम चाहे तो 1% वाले में भी देख सकते हैं, जैसे कि 1% वाला कहाँ है, ये रहा, दिस इज 1%। हम 1% के लिए अगर काम करना चाहते तो 1% के लिए भी देख सकते हैं। 1% के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है अगर, तो मेरी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.83। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या है हम उसके बेसिस पे अपना काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो अभी अभी क्वेश्चन का बाकी हिस्सा अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट उस हिस्से में मेंशन किया गया है कि 5% 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ काम करना है। ठीक है, सर अगर हमें 98 के लिए देखना पड़े तो इसमें 98 के लिए भी मेंशन है? देखो टेबल देखो, इसके और भी तो कुछ तरीके से 98 के लिए करना चाहते हो तो आपके पास क्या है, ये रहा, ये रहा आपका मार्जिन ऑफ मतलब जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो हो जाएगा 2%, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड, यानी कि टू टेल। तो टू टेल में ओके 2% सर। ओके नीचे 21 वैल्यू होगी 2.52। ओके, तो ओके ओके। 98, 97, 96, 95, 94, 90, 85, 80, 60 हर एक चीज के लिए अवेलेबल है, और हम इसको पाइथन में करके भी देखेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिंपल इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में सर करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ममता सर अगर बोलो। 98 होगा तो वन टेल होगा ना ये तो? वन टेल क्यों होगा बच्चे, आई मीन वन टेल भी हो सकता है अगर आपका क्वेश्चन वन टेल वाला है, जैसे कि वो सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहा है या सिर्फ लेस देन की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है। अगर हम डिफरेंस बोलते हैं अच्छा। कि क्या कोई डिफरेंस है, अभी जो हमारा करंट क्वेश्चन है अभी इसके लिए हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया नहीं है। जब हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं इसमें कि जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर भी हो रहा है कि क्वेश्चन क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो लोग जो खाना खाते हुए डिस्ट्रैक्टेड हैं वर्सेस वो लोग जो खाना खाते हुए डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, क्या उनके खाने के पैटर्न के बीच में कोई डिफरेंस है क्या। ठीक है, क्वेश्चन अल्टीमेटली यही है। और जब हम डिफरेंस पता करने की कोशिश करें तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों बात ही कवर हो गई, और इसीलिए हमने टू टेल वाला हिस्सा इसमें कवर किया है 5% के लिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, तो वी कैन मूव अहेड एंड वी कैन बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करते हैं, और हमारा पॉइंट एस्टिमेट, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो एस्टिमेट्स थे, एक्स बार की वैल्यू थी 52.1, 52.1, ठीक है, प्लस माइनस 45.1, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि उससे जो हमारा नल हाइपोथेसिस के लिए वैल्यू रहेगी, अभी हम हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसको हम सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे 2.08, जो कि हमारा टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई, जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, टी की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, ठीक है, 2.08, और इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, √22 से, क्योंकि सैंपल साइज कितना है 22, तो 22 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 से। ठीक है, तो ये मेरा कुछ सॉल्व होके आएगा कि 52.1 प्लस माइनस 2.08 इंटू 9.62, ठीक है, विच विल बी 52.1, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो गया,
प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 20 आपका, ठीक है। विच इज, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, एक बार इसमें माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट हमें मिल जाएगा, विच इज 32.1 कॉमा 72.1। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या मिला कि 32.1 से लेकर के 72.1 हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ काम किया, राइट। तो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द डिस्ट्रक्टेड ईटर्स कंज्यूम बिटवीन 32.1 टू 72.1 ग्राम्स ऑफ स्नैक पोस्ट मील, ठीक है। तो हम क्या है, 95% श्योर है, 95% कॉन्फिडेंट है, नॉट श्योर, कॉन्फिडेंट। Each term has its own meaning, okay. So 95% confident that distracted eaters consume between 32.1 to 72.1 grams of snacks post meal, ठीक है। खाना खाने का उन्होंने 32.1 ग्राम से लेकर के 72.1 ग्राम्स तक का स्नैक्स खाया है। दैट्स द कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट वी हैव गॉट फॉर इट। नाउ लेट्स सपोज कि सर्विंग साइज ऑफ बिस्कुट इज 30 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन का बाकी हिस्सा है, ठीक है। अभी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में, ठीक है। तो नाउ नाउ सपोज सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड सर्विंग साइज of these biscuits is 30 grams. Do these data provide convincing evidence that the amount of snacks consumed by distracted eaters post lunch is different than the suggested सर्विंग साइज, ठीक है। तो अब जब ये टेस्ट किया गया तो एक सजेशन आया था कि जो बिस्किट्स का सर्विंग साइज होगा 30 ग्राम रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो सवाल ये पूछ रहा है अब हमसे कि क्या डू दीज डेटा प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस, क्या ये डेटा जो हमारे पास कलेक्ट हुआ है सैंपल के थ्रू, ये कन्विंसिंग एविडेंस है इस बात के लिए कि जो अमाउंट ऑफ स्नैक्स कंज्यूम बाय डिस्ट्रक्टेड ईटर, जितना बिस्किट डिस्ट्रक्टेड ईटर्स ने खाया है लंच के बाद, और जो सजेस्टेड सर्विंग साइज है उसके बीच में कुछ डिफरेंस है क्या। 30 ग्राम सजेस्ट किया गया है और हमारे पास डेटा के थ्रू हमें मालूम पड़ा है कि 32.1 से 72.1 ग्राम वो खाते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकाल के देख भी लिया है। तो क्या इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, इस बात का पता लगाने को बोला है इन्होंने। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करने वाले हैं इसके लिए हम यहाँ पे। और हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे तो पहला, सबसे पहला हाइपोथेसिस फॉर्म ही कर लेते हैं, राइट। सबसे पहला क्या है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस, एच नॉट। एच नॉट क्या है हमारे पास कि म्यू इज इक्वल्स टू 30, जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि नहीं भैया, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 30 है, 30 हो ही नहीं सकता, कुछ और होगा, 30 के अलावा कुछ है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि टू टेल टेस्ट है, हमें यहीं से मालूम पड़ेगा अपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से ही, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना पॉइंट एस्टिमेट पता लगाया, पॉइंट एस्टिमेट का पता लगाया, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट एक्स बार गिवन है 52.1, ठीक है। 52.1 इज द एवरेज अमाउंट ऑफ बिस्किट्स ईटन बाय द डिस्ट्रिक्टेड ईटर्स, राइट। तो 52.1 हमारा पॉइंट एस्टिमेट हो गया। अब हम अपना टी स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज टी इज इक्वल्स टू पॉइंट एस्टिमेट हमारा कितना है 52.1 माइनस नल वैल्यू कितनी है 30, और इस टोटल टर्म को डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड एरर से करते हैं। स्टैंडर्ड एरर अभी हमने कैलकुलेट किया था, विच वाज इक्वल्स टू 9.62, ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है हमारा, स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट किया था 9.62, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करके हम निकालते हैं तो कैलकुलेट होके ये आएगा 2.3,
2.3, ठीक है। तो टी स्टैटिस्टिक्स का जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आया वो है 2.3। डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी पता लगा लेते हैं कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, n-1। हमारे पास सैंपल का साइज यहाँ पे कितना है, 22। तो ये हो गया 22 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 21। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 21 है और टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू कितनी है, 23, ठीक है। और अब हम पी वैल्यू का पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम पी वैल्यू का पता लगाना चाहते हैं। अब पी वैल्यू को पता लगाने का तरीका क्या है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो टेबल है उसमें उस रो में जाएंगे जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 2.3 वैल्यू कहाँ पे आ रही है उस टेबल के अंदर, ठीक है। उसी टेबल के अंदर जा रहे हैं वापस से, ठीक है। और हमारी पी वैल्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, अब ये मेरी टू टेल वाली जो है ये मेरी पी वैल्यू का पता बताएगी मुझे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 21 वाले रो में गया मैं, ठीक है। और मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये जो वैल्यू आई है 2.3 ये कहाँ पे लाई कर रही है, कौन कौन सी वैल्यू के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो 2.3 मेरा लाई कर रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में। ये जो दो नंबर्स हैं 2.08 से 2.52 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि मेरी पी वैल्यू जो है वो किस नंबर के बीच में लाई कर रही है, 0.05 से 0.02 के बीच में लाई कर रही है। दोनों के बराबर नहीं है, दोनों के बीच में है कहीं, ठीक है। तो माई पी वैल्यू, मुझे इससे टेबल देख के मुझे मालूम पड़ा कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.02, ठीक है, एंड इज लेस देन 0.05, ठीक है। यानी कि पी वैल्यू का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो कि हमें टेबल से देख के एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ेगा, हमारे पास और तरीके हैं एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाने के, तो जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, क्या नाम है, यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो लेकिन हम टेबल से देख के इतना तो पता लगा ही सकते हैं कि वैल्यू की रेंज क्या है, किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में है। और क्योंकि पी वैल्यू मेरी 0.05 से कम है, तो मैं क्या यहाँ पे मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, सिंस पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, या ये बोलूँ मैं 5%, बात एक ही है, राइट। और 5%, hence we can reject the null hypothesis, ठीक है। एंड कंक्लूड, ठीक है, साथ में कंक्लूड भी करेंगे दैट द डेटा प्रोवाइड्स convincing evidence then that that amount of snacks consumed by distracted eaters post lunch is different than the suggested serving size. That's our conclusion here. ठीक है। एक और बात गौर करने वाली है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी और उसके पहले वाली लास्ट क्लास में भी बताई थी कि अगर मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल में नल नल हाइपोथेसिस में जो वैल्यू है वो मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 30, और हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखा वैल्यू क्या निकल के आई थी, 32.1 से 72.1। तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल ही इस बात को साफ साफ सजेस्ट कर रहा था कि अगर नल हाइपोथेसिस मेरा अगर म्यू इज इक्वल टू 30 है तो वो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो मेरे रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा है। अगर नल हाइपोथेसिस की वैल्यू मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल के रेंज में आ रही है, इसका मतलब ये है कि मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर मेरे नल हाइपोथेसिस की वैल्यू मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल के रेंज में नहीं आ रही है तो ही मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। और ये चीज अगर आप देखो तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल इस बात को वैलिडेट कर रहा है कि जो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है वो सही है। तो अगर आप कभी भी क्वेश्चन करते हो तो ये एक एक्स्ट्रा तरीका है आपका, आपको वैलिडेट करने के लिए अपने आंसर को कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके, अभी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्फेरेंसेस फॉर कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट मीन्स,
ठीक है, अभी हमने सिंगल मीन के साथ काम किया, अब हम दो सेपरेट मीन के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेरेंस मेकिंग विद टू इंडिपेंडेंट मीन्स, इन्फेरेंस मेकिंग और कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट। सर जी एक बार ही ऊपर स्क्रॉल कर दो पेज को 1 सेकंड के लिए बस। ओके ओके ओके, ओके सर, थैंक यू। बढ़िया, ठीक। यस सर। ओके, अब जब इस टॉपिक पे आए हैं तो हम पुराने क्वेश्चन के थ्रू ही इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रक्टेड और नॉन डिस्ट्रक्टेड ईटर्स के थ्रू, ठीक है। और अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे मीन ऑफ डिस्ट्रक्टेड ईटर्स एंड मीन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टेड ईटर्स, यानी कि कुछ लोग जो अभी तक जो हमने सवाल था हमारा, वो हमारा रिवॉल्व कर रहा था डिस्ट्रक्टेड ईटर्स के अराउंड पे, क्योंकि हम सिंगल मीन के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब हम दो इंडिपेंडेंट मीन के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो तरह का मीन लेने वाले हैं, एक है वो लोग जो कि डिस्ट्रक्टेड थे, उनका मीन क्या था, विच वॉज 52.1, और कुछ लोग थे जो कि डिस्ट्रक्टेड नहीं थे, ठीक है, उनका मीन था 27.1 समथिंग, राइट। तो सपोज कि वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच मोर और लेस डिस्ट्रक्टेड ईटर्स ईट इन कंपैरिजन टू द नॉन डिस्ट्रक्टेड ईटर्स, ठीक है। सपोज कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि we want to find out how much more or less, ठीक है, distracted eaters eat in comparison to the non distracted eaters, ठीक है। लेट्स सपोज अब हमारा क्वेश्चन ऐसा फॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम कॉन्फ्रेंस इंटरवल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अपना कॉन्फ्रेंस इंटरवल फिर से वापस नया बनाते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नया सवाल आया है, ठीक है, इसके बेसिस पे, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी वही है, इसके लिए भी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता हम कितने क्वेश्चन के साथ काम कर रहे हैं, फॉर्मूला में अभी भी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, तो फॉर्मूला अभी भी वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट एस्टिमेट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, और जो मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो अभी भी वही है, लेकिन अब जो हमारा तरीका है इन चीज़ों को कैलकुलेट करने का, पॉइंट एस्टिमेट को कैलकुलेट करने का, या फिर मेरा स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का, वो दोनों तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा मेरा, सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट अब जो मेरा कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा, पॉइंट एस्टिमेट विल बी डिफरेंस बिटवीन द मीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मीन, ठीक है। जो पहला सैंपल है और दूसरा सैंपल का मीन है उसका जो डिफरेंस होगा वो मेरा पॉइंट एस्टिमेट बन जाएगा। मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा उसको देखते हैं। मार्जिन ऑफ एरर मेरा दो इंडिपेंडेंट मीन के लिए हो जाएगा क्रिटिकल वैल्यू, जो कि हमारे यहाँ पे टी है बेसिकली, क्योंकि टी स्टैटिस्टिक के साथ हम काम कर रहे हैं इस टाइम पे। क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, जो कि पहले भी था लेकिन स्टैंडर्ड एरर अब किसी और चीज का है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन। तो अगर आपने याद किया हो कि जब हमने काम किया था डिफरेंस ऑफ मीन के साथ, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम किया था, राइट। तो वहां पे स्टैंडर्ड एरर जब हमारा पॉइंट एस्टिमेट x1 बार माइनस x2 बार था, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट हुआ था वो भी उनके डिफरेंस के लिए ही था। तो वो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन है उसको कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है उस चीज को कैलकुलेट करने का भी। तो स्टैंडर्ड एरर फॉर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है, सबसे पहले तो
पूरा का पूरा टर्म जो है वो अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर है। और टर्म के अंदर क्या है, सबसे पहले S1 है विच इज द सैंपल सैंपल डिविएशन ऑफ आई मीन सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर वन विच इज SD1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया N1 के साथ, यानी कि सैंपल साइज ऑफ फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, इसको हमने प्लस किया। ठीक है, और इसको हमने SD स्टैंडर्ड डिवीजन 2 जो है हमारा, उसको स्क्वायर किया। ठीक है, विच इज 2। ठीक है, और उस टर्म को हमने डिवाइड कर दिया N2 से। ठीक है, तो हम ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको भी ब्रैकेट में डाल लेते हैं फॉर क्लियरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले SD1 का स्क्वायर किया, उसको N1 से डिवाइड किया, एक वैल्यू आई। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है जो सैंपल दूसरा सैंपल है हमारे पास, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया और उसके सैंपल साइज से डिवाइड कर दिया। फिर जो दो वैल्यू आई मेरे पास, पहली वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये, इन दोनों को ऐड कर दिया और उसका अंडर रूट ले लिया, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स आ जाएगा। तो हल्का सा फॉर्मूला में यहाँ पे हल्का सा चेंज है और इस चेंज का हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी जो जो हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी तक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कैलकुलेट करे थे उसमें भी जरा सा चेंज है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टी स्टैटिस्टिक फॉर इन्फरेंसेस ऑन डिफरेंस ऑफ टू मीन्स इज गिवन एज, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगी, मिनिमम ऑफ n-1 n सॉरी n1-1 n2-1। ठीक है, तो जो मिनिमम होगा इन दोनों में से सैंपल साइज n1-1 n2 इन दोनों में से जो मिनिमम होगा इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। हालांकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको कैलकुलेट करने के और भी कुछ तरीके बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन होते हैं, पर हम जो फॉलो करने वाले हैं या फिर मैं जो रिसर्च में फॉलो करता हूँ वो मैं इसी को फॉलो करता हूँ, n1-1 और n2-1। तो हम इस कोर्स में इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि देखिए हाँ, इंडिपेंडेंस क्या होता है, इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के लिए हम कंडीशन की बात कर लेते हैं ना, कंडीशंस फॉर इन्फेरेंस फॉर comparing of two independent means। ठीक है, तो पुराना कंडीशन जो हमारे पास था वही हमारे पास अब भी है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है। ठीक है, पहले की तरह नहीं है, चीजें थोड़ी सी अलग हैं। ठीक है, तो एक होता है विद इन ग्रुप। ठीक है, विद इन ग्रुप का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो सैंपल हमारा सैंपल 1 है, हमारा S1, उसके अंदर जो भी असाइनमेंट होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हमारा रैंडम अगर विद रिप्लेसमेंट है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब विद रिप्लेसमेंट होता है है तो मेरा n शुड बी, ठीक है, बहुत n1 और n2 दोनों के लिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे n लिख रहा हूँ, n शुड बी इक्वल्स टू 10% ऑफ कैपिटल N। ये अगर आपको याद हो पहले तो पॉपुलेशन साइज था हमारा कैपिटल N, राइट, 10% ऑफ N। तो ये विद इन ग्रुप के लिए भी है और यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है बिटवीन ग्रुप के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, two groups must be independent of each other। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस से मतलब ये हुआ कि दोनों ग्रुप का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह फादर बैठा है दूसरी जगह सन बैठा हुआ है दूसरे ग्रुप में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एवरीबडी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, किसी का भी किसी से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं होगा। विद इन ग्रुप का मतलब है कि एक सैंपल के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं वो सारे रैंडमली सिलेक्ट होने चाहिए। बिटवीन ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जो सैंपल हमारा 1 है और जो सैंपल हमारे 2 है, इनके सभी ऑब्जर्वेशन, सैंपल 1 के ऑब्जर्वेशन सैंपल
टू के सभी ऑब्जर्वेशन से इंडिपेंडेंट होंगे और सैंपल टू के ऑब्जर्वेशन सभी ऑब्जर्वेशन सैंपल वन के सभी ऑब्जर्वेशन से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, किसी का भी किसी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी से अफेक्ट हो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इंडिपेंडेंस का मतलब ही जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे टॉपिक में आया ना, कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट मींस, इसीलिए बोला गया है क्योंकि बिटवीन ग्रुप के अंदर भी हमने इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया, यानी कि जो डेटा है हमारा वो कहीं पे भी पेयर्ड नहीं है, इसको हम नॉन पेयर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ दे आर पेयर्ड, राइट, मदर सन दे आर पेयर्ड, या फिर आपने कुछ खरीदा उसके साथ में आपको कुछ फ्री मिल रहा है, दैट्स पेयर्ड। तो हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम दो अलग अलग मीन के ऊपर काम कर रहे हैं वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, वो पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इंडिपेंडेंस वाला पार्ट अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। और कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन भी था, वही कंडीशन अभी भी है कि सैंपल साइज या फिर स्क्यू हमारा मेंटेन रहना चाहिए। तो द मोर द स्क्यू इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन द हायर द सैंपल साइज नीडेड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सैंपल साइज हम बड़ा रख सकते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उतना बड़ा रखें। हालांकि टी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर हमारा स्मॉल सैंपल के साथ भी काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल सैंपल ही हमें रखना है, कोशिश करते रहना है कि जितना ज़्यादा सैंपल साइज बड़ा हो हमारा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब हमको थोड़ा सा इंट्यूशन मिल गया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म कैसे करना है। तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट एक्स बार वन और एक्स बार टू को मैं डब्ल्यू डी और डब्ल्यू ओ डी से भी रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, डब्ल्यू डी का मतलब है विद डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्स डब्ल्यू डी का मतलब है विद डिस्ट्रैक्शन वालों का मीन। ठीक है, सर हाँ ये जो भी आप लिख रहे हो यहाँ से, जहाँ से आपने शुरू किया था, इन्फेरेंस फॉर कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट मीन्स, ये जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा था हाँ डिस्ट्रैक्शन और विदाउट डिस्ट्रैक्शन वाला, उसी के लिए कर रहे हो ये आप? हाँ, उसी के लिए कर रहे हैं हम, उसी के लिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों का मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी इंडिपेंडेंस का मीनिंग समझा। तो सर जो आपने पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया वो? अ, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, अभी तक हमने इस टॉपिक के अंदर, ये जो टॉपिक है इन्फेरेंस फॉर कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट मीन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला अभी हमने इसमें। नहीं देखो, सर, आपने इससे पहले भी तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। हाँ वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में जो हमने काम किया था वो सिर्फ इस पार्ट के ऊपर काम किया था, सिंगल मीन के ऊपर काम किया था कि डिस्ट्रक्टेड ईटर्स। देखो आपको सवाल दिखा ही देते हैं कि suppose the suggested serving size of these biscuits is 30 grams. Do these data provide convincing evidence that the amount of snacks consumed by distracted eaters? तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही मीन की बात कर रहे थे, डिस्ट्रक्टेड ईटर्स। हाइपोथेसिस भी हमने उसी के ऊपर फॉर्म किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमने इसी चीज के लिए ही लिखा था कि जो हमारे डिस्ट्रक्टेड ईटर्स हैं उनका उनका उनके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने क्रिएट किया है विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल, वो हमने क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मीन के लिए, वो जो कि डिस्ट्रक्टेड ईटर्स का है। देखो हमने 52.1 यूज किया है, हमने दूसरा वाला यूज नहीं किया 27 पॉइंट जो भी है। ओके, ओके, अब हम काम तो करें सर फिर ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है हमने। देखो वही सेम, देखो सैंपल सेम है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सॉरी सैंपल सेम है, डेटा सेम है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से इसका अलग अलग चीजें फाइंड कर सकते हैं, सेम डेटा से अलग अलग इन्फेरेंसेस ले सकते हैं। सबसे पहला हमने मतलब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पहले लिखी थी उसका तो सॉल्यूशन हम कर चुके ना, जो आपने ये सीआई निकाला था और ये उसमें लाई नहीं कर रहा था, जो हमने वैल्यू चेक की थी। हाँ, हमने डिस्ट्रक्टेड ईटर्स वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब हम, हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमने नया क्वेश्चन उठाया है सेम डेटा के साथ। और वो नया क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी है, वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है, हाउ मच मोर और लेस डिस्ट्रक्टेड ईटर्स ईट इन कंपैरिजन टू द नॉन डिस्ट्रक्टेड ईटर्स। अब हमारा सवाल अलग है, डेटा सेम है। ओके सर। अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं सर ठीक है, पहले आप क्वेश्चन करा दो फिर उसके बाद पूछते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एक्स डब्ल्यू डी का मतलब मेरा यहाँ पे होगा विद डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जिन जो लोग सॉलिटेयर खेल रहे थे वाइल ईटिंग, एंड एक्स डब्ल्यू ओ डी का मतलब है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है,
that's the form, that's what I'm going to use here. ठीक है, तो सबसे पहले अपना सी आई फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक्स डब्ल्यू डी उठाया मैंने, ठीक है, ये मेरा मीन है, ठीक है, एक्स डब्ल्यू डी, उसमें से मैंने क्या माइनस किया, एक्स अंडरस्कोर डब्ल्यू ओ डी, जो कि नहीं खाया जिन्होंने, ठीक है, ये मेरा हो गया पॉइंट एस्टिमेट, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, प्लस माइनस टी स्टैटिस्टिक जो हम कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड एरर जो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड एरर एक सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर विल बी इक्वल्स टू 45.1 का स्क्वायर करेंगे हम इसमें, ठीक है, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, सैंपल साइज क्या है 22 प्लस दूसरे का क्या है 26.4 स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन था, इसका हम स्क्वायर करेंगे 2, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके सैंपल साइज से। अब हम टोटल को यहाँ से यहाँ तक टोटल का अंडर रूट लेने वाले हैं, पावर हो गया 0.5 विच मीन्स अंडर रूट, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 11.4, ठीक है, 11.4 ये चीज़ हमारी कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। और हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए टी का हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था, जो कि हमारा 2.08 आया था, राइट। तो हमारा टी स्टैटिस्टिक्स अभी भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा 2.08। और फिर से मैं आप लोगों को वापस दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा एक सेकेंड को डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, डिग्री ऑफ फ्रीडम अब जो हमारा इसमें कैलकुलेट होगा 22 - 1 कॉमा 22 - 1 विच इज़ बेसिकली, यहाँ पे आगे मिन भी लिखना था, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ 21, बेसिकली इट मीन्स कि मुझे 21, क्योंकि दोनों सेम बराबर है तो 21 के आगे ही देखना पड़ेगा। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा टू टील्ड है, तो मेरा वैल्यू जो आई 2.08 टी स्टैटिस्टिक्स की फिर से वही आई है, तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से मुझे अपने टी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.08। तो अब मेरे पास अपना पॉइंट एस्टिमेट है, इसकी वैल्यू मेरे पास है, टी मेरे पास है, स्टैंडर्ड एरर है मेरे पास, यस। सर ये एक्स डब्ल्यू डी और एक्स डब्ल्यू ओ डी दोनों सेम है? नहीं बच्चे, दोनों अलग अलग रहेंगे ना। आप आपने उसमें सेम करा हुआ है, एक बार देखो, आपने लिखा है मीन ऑफ स्नैक्स ईटन बाय विद डिस्ट्रक्शन। विदाउट कर दिया, ठीक। ठीक है, वेल पॉइंटेड आउट, ठीक है, ओके। तो अब मैं अपना सी आई कैलकुलेट करूंगा, तो सी आई क्या होगा मेरा 52.1 which is the mean of the biscuits eaten by the distracted people minus mean of the biscuits eaten by the non distracted eaters which is 27.1, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने क्या किया, ये मेरा है पॉइंट एस्टिमेट, ये टोटल मेरा बनता है पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस टी स्टैटिस्टिक्स मेरा मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, वो मेरा मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड एरर के साथ, जो कि निकल के आया है 11.14, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा, इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 25 प्लस माइनस, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो वो आएगा 23.17। तो बेसिकली माई सी आई इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस कर दो उसको, तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आएगा 1.83 कॉमा 48.17, 48.17, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आया कि 1.83, ठीक है, से लेकर के 48.117 का डिफरेंस है, ठीक है। This means that we are 95% confident that those who eat with destruction consume 1.8 gram and 48.17 gram more snacks than those who eat without destruction on average. ठीक है, तो 1.83 से लेकर एंड 48.17 तक का उनका रेंज जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर मेरा सवाल के आगे मैं एक लाइन और जोड़ दूं, जिसके थ्रू कि मेरा सवाल हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट मांगेगा फिर कि डू दीज डेटा प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ difference between average
पोस्ट स्नैक consumption between those who eat with distraction and those who don't eat without. ठीक है, तो अब मुझसे सवाल में पूछा गया है कि क्या कोई कन्विंसिंग एविडेंस है और डिफरेंस की बात की गई है। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, ये फिर से टू टेल्ड टेस्ट हो गया मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं अपना हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। हाइपोथेसिस, सर यस यस। सर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपने जो ये स्टैंडर्ड एरर लिया है, वो सैंपल एरर लिया है, आपने 11.14 लिया है। मैंने सैंपल एरर 11.14 नहीं लिया है बच्चे, हमने कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड एरर, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, देखो ये 11.4 था ना ये तो। 11 पॉइंट, अच्छा 14 लिख दिया मैंने। टाइपिंग एरर, दीज आर टाइपोस। ओके, तो लेट मी अश्योर दिस थिंग कि इतना ही था 20। थोड़ी सी ऊपर एक्चुअली करना सर। इट शुड बी 11.14 ओनली, मैंने मिस्टेक पहले की हुई है। दैट शुड बी 11.14 ओनली। ठीक है, ओके, शुड आई मूव अहेड, आगे बढ़ूं। मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। म्यू ऑफ विदाउट डिस्ट्रक्शन माइनस म्यू ऑफ, सॉरी, म्यू ऑफ विद डिस्ट्रक्शन माइनस म्यू ऑफ विदाउट डिस्ट्रक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो है। ठीक है, तो मेरी नल वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो। मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि म्यू ऑफ विद डिस्ट्रक्शन माइनस म्यू ऑफ विदाउट डिस्ट्रक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। पॉइंट एस्टिमेट की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा मेरा, पॉइंट एस्टिमेट होगा मेरा क्या था मेरा, एक्स अंडर स्कोर डब्ल्यू डी डिस्ट्रक्शन के साथ माइनस एक्स अंडर स्कोर डब्ल्यू ओ डी विदाउट डिस्ट्रक्शन के साथ, विच इज 52.1 माइनस 27.1 विच इज इक्वल टू 25। और ये तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, ये 25 जैसे यहाँ पे आया था, राइट। वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, पॉइंट एस्टिमेट तो सेम ही रहेगा हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपना टी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टी। तो टी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 25 हमारा क्या है, हमारा ऑब्जर्व या फिर पॉइंट एस्टिमेट बोल लो। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू क्या है हमारी, नल वैल्यू जीरो है। इसको डिवाइड किससे करना है, स्टैंडर्ड एरर से करना है। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आई है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 11.14 आया है, ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो इससे मुझे वैल्यू क्या मिल गई, 2.24। ठीक है, 2.24 मेरी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस टी की वैल्यू को हम कहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, पी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पी वैल्यू, सॉरी, पी, अब मुझे पी वैल्यू कैलकुलेट करना है और पी सच दैट टी इज ग्रेटर देन, ठीक है, 2.24। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने टेबल में और ये वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि 2.24 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कहाँ पे आ रहा है, 2.24। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 21 है, याद रहे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नोट कर लेते हैं इसको पी वैल्यू से पहले। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। और वो हमने अभी ऊपर मिन और मैक्स के साथ, मिन वाले के साथ हमें किया भी था। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। 21 में जाते हैं और हमें वैल्यू देखनी है जो कि लेसर देन 2.2 ग्रेटर देन 2.24 हो। ठीक है, तो फिर से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.02 से 0. ये देखो इन दोनों के बीच में आई है। जो हमारा वैल्यू है 2.24 वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, विच इज 0.050 और 0.020 के बीच में है। यानी कि मेरी पी वैल्यू की वैल्यू किस किस के बीच में है, पी वैल्यू इज लेसर देन 0.05 और 0.02 से ग्रेटर देन है। ठीक है, यानी कि मेरा पी वैल्यू फिर से 0.05 यानी 5% से कम है। फिर से मेरा 5% से कम आया है। सो सिंस
पी वैल्यू देखो ऊपर आपको दिखाई दे ही रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हेंस वी रिजेक्ट द null hypothesis and conclude that the samples provide conclusive evidence that there is a difference in the average intake of distracted and non-distracted eaters. ठीक है, क्योंकि 5% से नीचे है पी वैल्यू, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये हमारा हो ही नहीं सकता। और ये बात हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल भी रिफ्लेक्ट करता है। देखो नल वैल्यू क्या थी हमारी इस बार हमारी नल वैल्यू थी 0। ठीक है, और हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या निकल के आया था कि 1.83 से 48.17 है ना। 0 इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो क्लियरली आइडिया दे रहा था मैं इस बात के लिए कि इनके जो डिस्ट्रक्टेड ईटर्स हैं, ठीक है, वो नॉन डिस्ट्रक्टेड ईटर्स से 1.83 से लेकर के 48.17 तक ज्यादा खाते हैं। तो हाइपोथेसिस मेरा जो कि कह रहा था कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो चीज तो उस रेंज में आता ही नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया इनको। हेंस मेरा हाइपोथेसिस जो था नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट ही होना था। और जब हमने कैलकुलेट किया तो उसमें पी वैल्यू 0.05 से कम ही निकल के आई और हमने उसको रिजेक्ट ही कर दिया। ठीक है, तो फिर से हमारा जो आंसर है वो प्रॉपर्ली वैलिडेट हो गया। तो अगर आप कभी भी, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी करते हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आप अपने पी वैल्यू के थ्रू जो आपने डिसीजन लिया है उसको वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट मीन के साथ काम करने का तरीका। अब बात आती है डिपेंडेंट मीन के साथ काम करने की। ठीक है, ओके, डिपेंडेंट मीन है और फिर कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स, इसके अंदर हम नोवा की बात करने वाले हैं। ओके, अभी आधा घंटा लगेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर इज के तरीके क्या है करने का। देखो जनरल फॉर्मूला सभी का सेम है, बस हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाता है इम्प्लीमेंट करने के तरीके में, या फिर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसको कैलकुलेट करने के तरीके में, या फिर स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के तरीके में। बाकी सब कुछ सेम है। जो जनरल फ्रेमवर्क है कॉन्फिडेंस इंटरवल का हो गया या फिर हाइपोथेसिस फॉर्म फॉर्म करने का हो गया, वो हमेशा ही सेम रहा है हमारे लिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू जस्ट फिनिश विद द लास्ट पार्ट जो कि रिमेनिंग है, जो कि रिलेटेड है, जिसको अगर मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा तो ज्यादा दूर चला जाएगा। तो मैं बस फिर कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स वाला डिपेंडेंट वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, और नोवा फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, विच इज समथिंग आई वाजंट प्लानिंग टू, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स गो बैक टू inference for comparing two means, या फिर ये बोलोगे डिपेंडेंट मीन्स। ठीक है, ये डिपेंडेंट मीन्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। और फिर से हमारे पास खबर अच्छी है कि तरीका अभी भी वही सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं आया। बस ये है कि जो डेटा हमारा जो समराइज है वो पेयर वाइज फॉर्मेट में होगा, अब नॉन पेयर वाइज फॉर्मेट में नहीं होगा। ठीक है, तो पेयर वाइज डेटा के साथ काम करने के लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 200 ऑब्जर्वेशंस were randomly sampled from high school and beyond सर्वे। ठीक है, हाई स्कूल एंड बियॉन्ड सर्वे नाम का एक सर्वे होता है। ठीक है, यूएस में हाई स्कूल एंड बियॉन्ड सर्वे। ठीक है, द सेम स्टूडेंट took a reading and writing test. ठीक है, at a first glance
how are the distributions of reading and writing scores similar or different? ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आया और इसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है. I'm going to take a few seconds for that and I'm going to have to firstly transfer these pictures. Okay, so I'm going to take the picture and share it on the group. I'll try to show it here as well. Okay. Uh, okay, so I have taken the picture and I have shared it on the group on WhatsApp, and I'm going to show the same thing here as well. Just a second. Okay, so this is the image which is given in the question. So they have given a paired box plot to us where we have read and write, and these are the scores for read and write. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको ग्राफ में ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मीडियन ऑफ राइटिंग स्कोर इज हायर देन द मीडियम ऑफ रीडिंग स्कोर. ठीक है, ये जो हमारा सेंटर वाला होता है ये बॉक्स के अंदर वो हमारा मीडियन होता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था बॉक्स प्लॉट में कि ये हमारा 50% मार्क होता है. दिस इज 25% मार्क, 50, 75 मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, 100% के आसपास. ठीक है, 25, 50, 25, 50, 75. तो ये मेरा मीडियन है रीडिंग के लिए और ये मेरा मीडियन है राइटिंग के लिए. तो राइटिंग का जो मीडियन स्कोर है वो रीडिंग से थोड़ा ज़्यादा है. तो और ये मालूम पड़ रहा है कि जो राइटिंग का रेंज है वो रीडिंग के रेंज से कम है ना. ये थोड़ा इससे नीचे, इससे थोड़ा ऊपर शुरू हो रहा है, इससे पहले खत्म हो जाए, यानी कि राइटिंग स्कोर में जो वेरिएबिलिटी है वो रीडिंग स्कोर से थोड़ी कम है. ठीक है, तो हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं पड़ रहा है कि मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है या फिर सिमिलर है या नहीं है. हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इन बातों के अलावा. ठीक है, लेकिन अगर जनरली स्पीकिंग बात करें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर एक पर्सन है हु कैन रीड वेल, ठीक है, जो कि प्रॉपरली रीड कर सकता है, तो वो उतना ही प्रॉपर राइट भी कर सकता है ज़्यादातर. ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो राइट अच्छा कर सकते हैं वो रीड भी अच्छा कर सकता है. अगर वो राइट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो रीड कर सकता होगा. दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट क्वाइट रिलेटेड, राइट. अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हो तो आप मन में उसको पढ़ भी रहे होते हो, राइट. अगर आप किसी चीज़ को मन में बोलने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने माइंड के अंदर. तो रीडिंग और राइटिंग को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पेयर्ड डेटा है. ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है. तो जिसकी रीडिंग रीडिंग स्कोर जिसका अच्छा होगा उसका राइटिंग स्कोर भी अच्छा होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. अगर आप कभी जीआरई एग्जाम देते हो या फिर टॉफल का एग्जाम देते हो तो आप इस बात को ऑब्जर्व भी करोगे. आपका रीडिंग पार्ट अच्छा है तो राइटिंग पार्ट अपने आप अच्छा हो जाता है उसमें, राइट. तो so we have two set of observations that have the special correspondence, or in another words, they are not independent. So these are paired data for us. ठीक है, तो अब मुझे अगर इस क्वेश्चन के ऊपर काम करना है तो मुझे कुछ डेटा और भी गिवन है इसमें. ठीक है, और मैं उस डेटा को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली फॉर नाउ. जब आपको नोट्स शेयर करूंगा तो उसमें नोट्स में आपको वो पूरा पूरा मिल भी जाएगा. ठीक है, तो अभी जो आपको जरूरत है समझने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, एंड विच इज दैट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में. ठीक है,
ठीक है, मेथडोलॉजी देख लेते हैं पहले कि मेथडोलॉजी क्या फॉलो होने वाली है इसके लिए। जैसे हमने उसमें पहले देखा, तो यहाँ पे हमारा जो है, टू एनालाइज पेयर डेटा इट इज ऑफन यूजफुल टू लुक एट द डिफरेंस इन द आउटकम। ठीक है, तो हम क्या चीज पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ ईच पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, आई थिंक somebody is calling me. A break of a few seconds, few seconds. ओके, सो द मेथोडोलॉजी इज के हम इसमें भी हम डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ ईच पेयर उठाने वाले हैं। जैसे हमने पहले उठाया x1 माइनस x2 जो कैलकुलेट किया था, वही चीज हम इसमें भी करने वाले हैं। हालांकि इसमें काम करने का तरीका हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इट वॉन्ट बी एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल मीन की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस चीज को कैसे। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट भी हम अपना पता लगाएंगे। ठीक है, और हर चीज का हम डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हर एक चीज का डिफरेंस कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी सबट्रैक्ट द राइटिंग स्कोर फ्रॉम द रीडिंग स्कोर एंड क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। तो मेरे पास जो डेटा सेट होगा, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रिटन नोट्स शेयर करूंगा, तो उसमें आपको उसके साथ में डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक राइटिंग स्कोर नेम का कॉलम है। ठीक है, डेटा को ऐसे समझो कि ये मेरा स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, उसके साथ में उसका राइटिंग स्कोर है। ठीक है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम उसका रीडिंग स्कोर का है। ठीक है, डेटा मेरे पास ऐसे है। तो मैंने अब एक नया कॉलम क्रिएट किया, ये मेरा टोटल डेटा था। ठीक है, अब मैंने रीडिंग राइटिंग स्कोर के अलावा एक और नया कॉलम क्रिएट किया, जिस कॉलम का नाम रखा मैंने डिफरेंस, डिफ। और इस डिफ की डेफिनेशन क्या है, डिफ इज इक्वल्स टू राइटिंग स्कोर माइनस रीडिंग स्कोर। तो मैंने एक नया कॉलम ऐड कर दिया अपने डेटा सेट में। ठीक है, जब मैं डेटा को इंपोर्ट कर लूंगा अपने डेटा फ्रेम के अंदर, पांडास डेटा फ्रेम के अंदर, तो मैं उस डेटा में एक नया कॉलम अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, और वो होगा डिफ। और डिफ की डेफिनेशन क्या होगी, राइटिंग स्कोर माइनस रीडिंग स्कोर। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि आप इस चीज को समझना, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट भी करने वाले हो इस चीज को, और ये आपका टास्क होने वाला है आगे। ठीक है, तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू राइटिंग स्कोर माइनस रीडिंग स्कोर, और जो नया वेरिएबल क्रिएट हुआ उसका नाम है डिफ। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे 200 ऑब्जर्वेशन, सभी के लिए राइटिंग स्कोर माइनस रीडिंग स्कोर कैलकुलेट हुआ, और आपने डिफ में सेव कर लिया, और अब आपका नया डेटा फॉर्मेट किया हुआ है स्टूडेंट जो है आपका, उसका राइटिंग स्कोर, रीडिंग स्कोर और उसका डिफ। ठीक है, तो अब हम पॉइंट ऑफ एस्टिमेट का भी थोड़ा आइडिया रख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ एस्टिमेट क्या होगा। ठीक है, और इस सवाल में हम इंटरेस्टेड क्या है कि इन फाइंडिंग द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग एंड राइटिंग स्कोर ऑफ ऑल हाई स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एस्टिमेट की तरह आगे हम इस चीज को देखेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ एस्टिमेट बन जाएगा। ठीक है, तो जो रीडिंग स्कोर है, राइटिंग स्कोर है, ठीक है, इन दोनों का मीन निकल के आएगा कुछ। ठीक है, तो मेरा एक्स डब्ल्यू मेरा ये हो गया राइटिंग स्कोर का मीन, और एक्स ऑफ अंडरस्कोर रीड, ये हो गया मेरा रीडिंग स्कोर का मीन। तो मेरा जो एक्स बार आएगा, ठीक है, एक्स बार, ठीक है, जो कि डिफ से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर इनका डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ, तो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा मैं उसको डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ, लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स बार, या फिर इसको मैं एक्स डिफ लिख लेता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, तो डिफरेंस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है 200 वैल्यूज, जो कि डिफरेंस ऑफ राइटिंग स्कोर माइनस और रीडिंग स्कोर है, तो उसका जब मैंने मीन निकाला, तो वो मुझे निकल के आया -0.545। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर जो उसका निकल के आया, तो एस डी लिख लेते हैं और इसके आगे डिफ लगा लेते हैं, इसके आगे भी इस बार। ठीक है, वो निकल के आया 8.887। ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल जो है मेरे पास डिफ कॉलम में, ठीक है, वो कितने हैं, वो 200 हैं, जैसे पहले थे हमारे पास, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। राइट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो इतने ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक
हिस्सा उठाते हैं, ठीक है, और हम अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होगा हमारा, नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, कि यू डिफ जो होगा मेरा रीडिंग और राइटिंग स्कोर मेरा सेम होगा, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि म्यू ऑफ डिफ विल बी इक्वल टू जीरो। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि नहीं भैया कुछ 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 ना कुछ डिफरेंस तो होगा, तो म्यू ऑफ डिफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट हमने अभी कैलकुलेट किया था, राइट, हमारा एक्स बार, तो एक्स अंडरस्कोर डिफ इज इक्वल्स टू माइनस 0.545, ठीक है। अपना टी स्टैटिस्टिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम सिंगल मीन के लिए कैलकुलेट करते आए थे, तो ये क्या हो जाएगा, टी अंडर सॉरी एक्स अंडरस्कोर डिफ माइनस जो मेरा म्यू अंडरस्कोर डिफ है, राइट, यही होता है, और उसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर कौन सा वाला होगा, एस डी अंडरस्कोर डिफ वाला, ठीक। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा टी स्टैटिस्टिक मिल जाएगा, तो इस चीज़ को कर देते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ 0.545 जो कि हमारा एक्स डिप है, माइनस ऑफ जीरो, और इस टोटल टर्म को हम डिवाइड करने वाले हैं 8.887, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी जीरो माइनस ऑफ 0.87, ये मेरी वैल्यू कुछ इतनी निकल के आई, ठीक है। सॉरी 8.887 मेरा इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे सैंपल साइज से भी, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 200 का अंडर रूट, इससे डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं लेते, राइट, स्टैंडर्ड एरर होता है वो। तो ये मेरा निकल के आएगा माइनस ऑफ 0.87, ठीक है। और मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा इस क्वेश्चन के लिए n-1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 200 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 199, ठीक है। तो 199 एक्चुअली मेरे इस हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है उसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पाइथन में हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको दिखा पाऊंगा उसके अंदर, बट अभी आपको बता दूं 5% वैल्यू के लिए, यानी इस कॉलम वाली वैल्यू के लिए 199 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो लगभग कुछ जो मेरा पी वैल्यू निकल के आएगा अल्टीमेटली, ठीक है, पी वैल्यू जो मेरा निकल के आएगा, और उसको मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, 0.386। अभी के लिए तरीका समझ लो आप, ठीक है, कि वो निकल के आएगा 0.386, जो कि मेरे 0.05 से बड़ा है, काफी बड़ा है, यानी कि मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है, सिंस देखो p value is greater than 0.05, hence we cannot reject null hypothesis and conclude that the data does not provide convincing evidence of difference between average रीडिंग एंड राइटिंग स्कोर, ठीक है। तो ये डेटा हमें ये बता रहा है, इसका मतलब ये है कि रीडिंग और राइटिंग स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको, रीडिंग और राइटिंग स्कोर काफ़ी एक दूसरे के आसपास ही होंगी और डिफरेंस लगभग ना के बराबर होगा। दिस इज व्हाट द डेटा इज टेलिंग अस, ठीक है। तो अगर आपने गौर किया कि इस वाले पार्ट में तो ये सिंगल मीन की तरह ही था, इसमें और सिंगल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इस बात के कि हमने इसमें एक नया कॉलम क्रिएट किया है डिफ नाम का, ठीक है, और हमने उस डिफ के ऊपर काम करना शुरू किया है। उसका उस डिफ का मीन लिया है जो पॉइंट एस्टिमेट हो गया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ सैंपल्स जितने थे उतने ही रखे हमने जैसे पहले था, तो सारा प्रोसेस सेम है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि हमने एक डिफरेंस निकाल लिया है उन दो मीन्स के बीच में, जिनको कि हम जो उन दो डिपेंडेंट मीन्स को जिनको कि हम डिफरेंशिएट जिनके बीच में हम
जिनके थ्रू हम इन्फेरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और सिंगल मीन के बीच में। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब और 5 मिनट और लेना चाहूँगा मैं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर कर दूँ, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में होने वाला है अनोवा और का स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्लास, आई थिंक रियली लॉन्ग क्लास, दैट पर्टिकुलर क्लास। Okay, just a second. Let me see how much do I want to tell you right now. सर नीचे कर दूं, मैं लिख लूं थोड़ा सा। Okay, okay, बच्चे एक मिनट। Okay, अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कंपेयरिंग ऑफ मोर देन टू मीन्स। अभी तक जो हमने किया टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हमने क्या किया, सिंगल मीन के ऊपर काम किया, दो इंडिपेंडेंट मीन का कंपैरिजन किया और दो डिपेंडेंट मीन का कंपैरिजन किया और उनकी मेथडोलॉजी देखी। मेथडोलॉजी जो जनरल मेथडोलॉजी है वो सेम है, और लेकिन जो स्पेसिफिक मेथडोलॉजी है उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, जैसे कि पॉइंट एस्टिमेट क्या लेना है, स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करना है, राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो इन तरीकों में इनके जो बेसिक हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, पर जनरल तरीका सबका सेम है। पर अगर मुझे दो से ज़्यादा मीन्स को कैलकुलेट करना है तो मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं एक अलग डेटा सेट लेके भी काम करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक डेटा है, जो कि रिसेंटली कैलकुलेट किया, आई मीन कलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो अगर मुझे दो या दो से ज़्यादा मीन्स को कंपेयर करना है, ठीक है, तो मुझे अनोवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और अनोवा के साथ साथ में जो चीज़ आती है मेरे पास वो है एफ स्टैटिस्टिक, एक नया तरह का स्टैटिस्टिक, एफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, अनोवा क्या होता है कि जो हमारा अनोवा है उसमें अगर मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं, तो मेरा नल हाइपोथेसिस, जैसे कि अभी तक मेरे जितने नल हाइपोथेसिस थे जो कि सभी मानते थे कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, नल हाइपोथेसिस का हमेशा मानना ये था, और मेरे अनोवा के अंदर भी यही मानना रहेगा, दैट इज नथिंग इज गोइंग ऑन, the mu of sample 1 is equals to mu of sample 2, mu of sample 3, mu of sample 4, mu of sample k। सभी सैंपल्स का जो मीन है वो बराबर है। ठीक है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि जो मेरे पास, ले सपोज मैं 10 मीन को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेगा कि 10 में से कम कोई तो दो ऐसे हैं, कोई तो एक ऐसा है जो कि वेरी कर रहा है। कौन सा वेरी कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक वेरी कर रहा है, इस बात की श्योरिटी है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस बोलेगा। ठीक है, अनोवा के अंदर जो हमारा एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट होता है वो एक बेसिकली रेशो होता है, विच इज द रेशो ऑफ एवरेज वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप। ठीक है, दो तरीके की बात आती है जिसका कि सामने आज भी हमने किया, और इसका आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। बिटवीन ग्रुप का और विद इन ग्रुप के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे आज हमने देखा कि विद इन सैंपल एंड बिटवीन सैंपल। ठीक है, तो जो विद इन सैंपल है इसका मतलब कि सैंपल के अंदर जितने ऑब्जर्वेशन है उनमें आपस में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और विद इन इंडिपेंडेंस की बात बोली हमने, तो हमने बोला कि जो विद इन सॉरी बिटवीन की बात की हमने, तो हमने बोला कि अगर पहला सैंपल और दूसरा सैंपल है तो दोनों के सैंपल में जितने ऑब्जर्वेशन है वो भी आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही चीज़ है जो कि अनोवा के अंदर भी हम देखने वाले हैं, और उसका कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं। साथ में हम देखने वाले हैं कि एफ स्टैटिस्टिक क्या होता है, और हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो क्यों पॉजिटिव होता है। हमेशा एफ स्टैटिस्टिक में हमेशा कभी भी नेगेटिव वाला पार्ट होता ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उठाओ तो सेंटर से जो भी नेगेटिव में हिस्सा जा रहा है वो पार्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, टी स्टैटिस्टिक और अनोवा में बस इतना ही डिफरेंस है एक्चुअली, कि टी स्टैटिस्टिक को आप सिंगल के लिए और डबल मीन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अनोवा को आप दो से ज़्यादा मीन के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, टी टेस्ट में हम टी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अनोवा में एफ स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। टी कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, जिसमें हम स्टैंडर्ड एरर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और मीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनोवा के ऊपर जो हम काम करने वाले हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबिलिटी की बात करेंगे, कि वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप क्या है या फिर वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करने वाले हैं।
ठीक है। और स्पेसिफिकली वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दिस क्लास इज ओवर नाउ विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक्स क्लियर हो, और नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू आफ्टर द क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑल द रिटन नोट्स along with the set of questions that you have to solve uh, as with programming actually। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग से वो सॉल्व करने होंगे, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से करके रखें, जारी रखें। ठीक है, if you have any other question you can ask me। I'm stopping the recording for now and I'm open for questions।